सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 13 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में उत्तर भारत में चल रही तेज बारिश की खबर है। दिल्ली में और कई उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है और येलो अलर्ट से लेके ऑरेंज अलर्ट से लेकर रेड अलर्ट तक का घोषणा कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी अजीत डोभाल साहब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए और वहाँ के अपने पूर्व में हुए ज़ेलेंस्की और नरेंद्र मोदी जी की वार्ता के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए। पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से वार्ता में गुरुवार को यह पेशकश की कि तमाम बातों पे बातें करी हैं। यूक्रेन विवाद का समाधान खोजने के लिए नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। असल में जो ब्रिक्स देश हैं आपके, इनका मीटिंग चलता रहता है कोई ना कोई। तो अब की बार मीटिंग था वो था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स वाला मीटिंग था। तो इस मीटिंग के दौरान वो अपना समय निकाल के रशिया के राष्ट्रपति जी पुतिन साहब से मुलाकात करने चले गए थे। आगे बढ़ते हैं हमारे संपादकीय की ओर बिना समय ज़्यादा गवाए, और आज की शुरुआत करेंगे कल्पमेधा से। आप कभी भी जान नहीं पाएंगे कि आप कितने मजबूत हैं जब तक कि मजबूत होने के सिवा आपके पास कोई और विकल्प ना हो। बॉब मार्ले, मशहूर सिंगर बॉब मार्ले जी ने ये कहा। और आज का प्रथम लेख है बुजुर्गों की सूद। ये असल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है, जिसके तहत 70 वर्ष से ऊपर के अब बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत के 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ले पाएंगे। मैंने इसके बारे में विस्तार में इंडियन एक्सप्रेस की वीडियो में कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाके भी सुन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले लेख की ओर, वो है ऊर्जा क्षेत्र में नए विकल्पों की तलाश। और ये लेख लिखा है अमित बैजनाथ गर्ग जी द्वारा। दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। सभी इस बात को समझ चुके हैं कि इस क्षेत्र पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। अधिकांश ऊर्जा संकट स्थानीय कमी, युद्ध और बाजार में हेरफेर के कारण पैदा हुए हैं। भारत में ऊर्जा संकट से निपटने की राह में कई चुनौतियां हैं। भारत के पास कोयला, तेल और गैस जैसे सीमित ऊर्जा संसाधन हैं। यह अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर हैं। हमारे पास फॉसिल फ्यूल बेस्ड जितना भी रिसोर्सेज है और ऊर्जा के स्रोत हैं, वो आज नहीं तो कल विलुप्त होने वाले हैं। इसलिए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे सोलर ऊर्जा पे काम करने मिशन शुरू करे। हालांकि सरकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिहाज से 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है। यह दुनिया में भारत एनर्जी ट्रांजिशन में वैश्विक अगुवाऊ के रूप में उभर रहा है। यह उस विकास से स्पष्ट है कि हमने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हासिल किया है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार उत्पादन की दृष्टि से भी उम्मीद बांधाता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया जहां जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकने के लिए इस क्षेत्र को विकसित करने में जुटी है, वहीं भारत ने इस स्रोत के विकास में अच्छी सफलता हासिल की है। पिछले 10 वर्षों में देश ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन की अपनी क्षमता में 5 गुना बढ़ोतरी की और उस क्षेत्र के नए लक्ष्यों को तय किया है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिहाज से चीन, ब्राज़ील और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। पूरे विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में नियुक्त लोगों का 5.7% भारत में है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्ष पहले तक इस क्षेत्र में भारत में 4 लाख नौकरियां सृजित हुई थी। जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र है, ये अपने आप में तो अवसर तो है ही ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए, मगर ये रोज़गार के लिए भी बहुत बढ़िया भविष्य दिखा रहा है। असल में भारत में ऊर्जा क्षेत्र में आगे काफ़ी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त कराना जरूरी है। देश में एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से रोशनी के लिए बिजली खर्च में करीब 75% की कमी आई है।
अध्ययन बताते हैं कि ऊर्जा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के इस्तेमाल से करीब 30% बिजली खपत कम की जा सकती है। यानी भवनों में 1.20 लाख गीगावाट बिजली बचाए जाने की संभावना है। आसान भाषा में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैसे हम एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स, एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों से भी ऊर्जा कंजम्पशन को नियंत्रित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 2000 से 19 के बीच 14.32 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। सरकार इस क्षेत्र पर खासा ध्यान दे रही है। साथियों, इसमें यही बात करी गई है कैसे नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देकर सरकार ने नए नए लक्ष्य तय करे हैं। वर्ष 2040 तक भारत की ओर से 15,820 टेरावाट पावर बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत से करने का लक्ष्य रखा है। मतलब हम इतना एनर्जी का उत्पादन कर रहे होंगे, वो भी टेरावाट्स में है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के आधार पर होगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इत्यादि के आधार पर होगा। थर्मल एनर्जी, वाटर, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्यूचर है। और ये सब भारत सरकार द्वारा नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और विंड एनर्जी एवं कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हुए, दिखाते हुए भी हम सबको ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम 2040 तक 15,820 टेरावाट का ऊर्जा उत्पादन कर रहे होंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। साथ ही देखिए, हम वैसे क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से इसे कंट्रोल करने के लिए हमें अपने जो अपना एनर्जी डिपेंडेंसी है वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर करना पड़ेगा, ना कि नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी के सोर्सेस पर टिके रहना होगा। ये परिवर्तन समय रहते लाना ज़रूरी है। इसी के साथ इस लेख का अंत करते हुए अगले लेख की ओर बढ़ेंगे, और ये है दावे के बरकस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और ये राजनीतिक आर्टिकल से हम बचेंगे। हम अपना समय बचाते हुए मुख्य आर्टिकल्स पे ही रहेंगे ताकि और भी पढ़ने का मौका मिले। आगे बढ़ते हुए, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो बेहतर कर ही रहा है, और अभी सेकंड एशिया पैसिफिक सिविल एविएशन मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बयान दिया था कि उड़ान योजना, अगर आपको याद है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय नागरिक विमान क्षेत्र की वृद्धि संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्रीय हवाई अड्डा संपर्क योजना उड़ान के साथ हवाई यात्रा अब समावेशी हो गई है। प्रधानमंत्री ने नगर विमानन पर दूसरी एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कहा कि ये क्षेत्र आर्थिक वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाता है और इसमें तमाम नौकरियां पैदा होती हैं। सम्मेलन में 29 लोग देशों के लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि आसमान सभी के लिए खुला रहा है। मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई अड्डा संपर्क उड़ान योजना का तहत 1.4 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर चुके हैं। इसने निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का भी उड़ान भरने का सपना पूरा किया है। तो ये असल में सेकंड एशिया पैसिफिक सिविल एविएशन की बैठक थी। इसमें इवन जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं नायडू जी, उन्होंने ये चाइना के साथ भी वार्ता करी कि हमको भैया डायरेक्ट फ़्लाइट अब शुरू कर देते हैं, अपने डिप्लोमेसी में एक नया आयाम टच करना बेहतर होगा। और इसी के साथ आज का संपादकीय और विश्लेषण हम यहाँ अंत करेंगे। अखबार का अध्ययन आप पूरा खुद से भी करने का प्रयास करिएगा ताकि कोई महत्वपूर्ण खबर जो हमसे छूट गई है आप भी उसे कवर कर सकें। फ़िलहाल हमने ऐसा करा नहीं और हमने खबरों का एक संकलन अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। कल फिर आते हैं नई वीडियो के साथ और जुड़ेंगे आपके साथ नए मुद्दों को लेकर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।